नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग दिखा पा रहे हैं, अर्थव्यवस्था से संबंधित आज से सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। आज से हम लोग अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। नियमित रूप पे आपको एक वीडियो डेली मिलता रहेगा, ठीक है। 8 से 10 वीडियो में एक कवर हो जाएगा। 8 से 10 वीडियो में अगर हम लोग बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, तो हम लोग बात करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था, उसकी परिभाषा क्या है, प्रकार क्या है, क्षेत्र, प्रकृति, विशेषता, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, साथ ही साथ नियोजन, आयोजन और योजनाएं देखेंगे। साथ ही साथ राष्ट्रीय आय देखेंगे, मुद्रास्फीति देखेंगे जिसे हम लोग महंगाई कहते हैं, कर प्रणाली देखेंगे जिसमें जीएसटी भी आ जाएगा, बजट देखेंगे, पूंजी बाजार देखेंगे जिसमें शेयर मार्केट आता है, गरीबी देखेंगे, बेरोजगारी देखेंगे और कुछ खास शब्दावलियाँ होती हैं उसके बारे में नियमित रूप से चर्चा करते रहेंगे। तो ये पूरा चैप्टर है 7 से 8 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। 7 से 8 चैप्टर्स में आप टोटल इकोनॉमी को देख पाएंगे। पहला वीडियो है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था जो है अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष है। सामान्य आर्थिक क्रियाओं या गतिविधियों को ही अर्थव्यवस्था कहा जाता है। सामान्य आर्थिक क्रियाओं या गतिविधियों को ही अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। सामान्य आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, बचत, निवेश, व्यापार आदि सब सम्मिलित हो जाता है। सामान्य आर्थिक क्रियाओं में क्या क्या आता है? तो उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, बचत, निवेश, व्यापार आदि सब सम्मिलित हो जाता है, जिसे हम लोग सामान्य आर्थिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं अर्थशास्त्र का पिता किसे कहते हैं, तो एडम स्मिथ को हम लोग अर्थशास्त्र का पिता कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ, और एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है, धन का विज्ञान है, ठीक है। एडम स्मिथ की एक बुक है वेल्थ ऑफ नेशन, जिसी के अकॉर्डिंग इन्हें अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। तो उसका जो प्रकाशन हुआ है वेल्थ ऑफ नेशन की 1778, ठीक है, 1778 में वेल्थ ऑफ नेशन प्रकाशित हुआ था एडम स्मिथ के द्वारा। नेक्स्ट अगर नोट की बात करते हैं तो एडम स्मिथ ने जो प्रमुख परिभाषाएं दी हैं, जिसमें मनुष्य के स्थान पे संपत्ति को महत्वता दी है, ठीक है, संपत्ति को अधिक बल दिया है वेल्थ ऑफ नेशन में, ठीक। कई बार ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहते हैं, तो एडम स्मिथ को कहते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है, एडम स्मिथ की है। वेल्थ ऑफ नेशन कब प्रकाश में आई, तो 1778 में आई, ठीक है। नेक्स्ट एक स्पेशल अर्थशास्त्री हैं, अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं इन्हें। अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार जो है वो अर्थशास्त्र क्या है, तो भौतिक कल्याण का विज्ञान है। जबकि धन का विज्ञान किसने कहा था, तो एडम स्मिथ ने कहा था। धन का विज्ञान कौन है, तो एडम स्मिथ ने कहा था अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान, जबकि अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था कि भौतिक कल्याण का विज्ञान अर्थशास्त्र है। अगर बात करते हैं अर्थशास्त्र के प्रकार की, तो अर्थशास्त्र के प्रकार को हम लोग देखें तो ये 10 प्रकार में टोटल बटा हुआ है। सबसे पहले बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है। बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो सभी का आर्थिक क्रियाएं एक देश के सीमा के भीतर हों। जैसे भारत की बाउंड्री क्या है, तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण निर्धारित है, ठीक है। रचना रूप जो बाउंड्री दिखती है उसे हम लोग कहते हैं कि ये सीमा है, उसी के अंदर में सारे काम होते हैं, उसे हम लोग बंद अर्थव्यवस्था के अंदर कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है, तो सभी आर्थिक क्रियाएं एक देश की सीमा के भीतर हो। चाहे वो देश भूटान हो तो भूटान देश अपने सीमा के अंदर ही सब कुछ करता हो, वो बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगा। लेकिन बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण नहीं कहा गया है, यहाँ पूछा गया है बंद अर्थव्यवस्था है क्या। तो बंद अर्थव्यवस्था का जो फाइनली परिभाषा निकल के आती है, सभी आर्थिक क्रियाएं एक देश के सीमा के भीतर होती हैं और विदेशी व्यापार नहीं होता है, यानी इंपोर्ट का कोई काम ही नहीं होता है, वो है बंद अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं खुली अर्थव्यवस्था। दूसरे टाइप की अर्थव्यवस्था है सरकार का नियंत्रण अत्यंत कम होता है या नहीं के बराबर होता है। यह प्रतियोगिता प्रोत्साहित करती है, यानी खुली अर्थव्यवस्था में कोई भी व्यक्ति अपना सामान बेच सकता है और कोई भी सामान खरीद सकता है, ठीक है। तो ये खुली अर्थव्यवस्था होती है, इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। अगर बात करते हैं विकसित अर्थव्यवस्था में भी यही लक्षण विद्यमान होता है। आगे हम लोग विकसित अर्थव्यवस्था को ही देखेंगे, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तीसरा टाइप है। टोटल हमने 10 स्टेप बताए हैं। 10 टाइप में से तीसरी
टाइप जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अगर बात करते हैं तो यह बाजार अर्थव्यवस्था का एक रूप है। इसके अंतर्गत अधिक संसाधनों का स्वामित्व किसी व्यक्ति या समूह के हाथ में होता है। यानी जो आर्थिक संसाधनों का स्वामित्व है, यानी रुपये पैसे का काम है, वो किसी एक व्यक्ति या एक समूह के हाथ में होगा, जिसे हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का नाम देते हैं। इसमें सरकार हस्तक्षेप की नीति अपनाती है, यानी इनडायरेक्टली काम करती है सरकार, और स्पेशल जो एक व्यक्ति है उसके थ्रू काम करवाना चाहती है, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तीसरा टाइप है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, चौथा टाइप है। कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित उत्पादन के सभी संसाधनों पे राज्य सरकार का नियंत्रण होता है, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों आ जाते हैं, ठीक है, उसका नियंत्रण होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट टाइम अगर पाँचवें की बात करते हैं तो पाँचवा टाइम है मिश्रित अर्थव्यवस्था का। मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था होती है? तो पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हमने अभी पहले ही बताया है, कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित है। इसमें उत्पादन का जो कार्य है वो राज्य सरकार ही करता है, ठीक है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में हमने पहले ही बताया पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैसा होता है? बाजार का अस्थायित्व किसी एक व्यक्ति के अंदर में होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वही कहलाता है, ठीक है। अब आश्रित अर्थव्यवस्था छठवां टाइप है, आश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये कैसी अर्थव्यवस्था होती है? यह अर्थव्यवस्था जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरी अर्थव्यवस्था पर निर्भर होती है या आश्रित होती है, इसे आश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। आश्रित मतलब निर्भर होना, दूसरी अर्थव्यवस्था पर निर्भर होती है, ये आश्रित अर्थव्यवस्था का प्रकार है। सातवें टाइप का आत्मपूरक अर्थव्यवस्था क्या है? तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप सभी वस्तुओं के उत्पादन की क्षमता विद्यमान हो, आत्मपूरक अर्थव्यवस्था कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है वो है विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था क्या है? तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहां तीनों प्रकार के संसाधन प्राकृतिक, मानवीय और भौतिक की पर्याप्त उपलब्धता होती है तथा इसका अनुकूलतम उपयोग किया जाता है, वो है विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था के देश कई बार पूछे गए हैं, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, ये सारे विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अमेरिका, जापान, ब्रिटेन। विकासशील अर्थव्यवस्था के थ्रू आता है भारत, ठीक है। नेक्स्ट जो है 9th नंबर का वो है विकासशील अर्थव्यवस्था। अब हम लोग भारत, चीन, ब्राज़ील सबकी बात करेंगे। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां तीनों प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं लेकिन इनका अनुकूलतम उपयोग नहीं होता है। अब तीनों प्रकार के संसाधन क्या क्या हैं? तो है प्राकृतिक, मानवीय और भौतिक। ये तीनों उपलब्ध हो पा रहे हैं लेकिन इसका कोई अनुकूलतम उपयोग नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ कहलाती हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन सी कंट्री आती हैं? तो है भारत, चीन, ब्राज़ील, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट टाइप है अविकसित अर्थव्यवस्था। अविकसित अर्थव्यवस्था क्या होता है? तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें तीनों में से कोई एक या दो संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं, अविकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग बात करेंगे सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं वो हैं टोटल 3 क्षेत्र और 14 उपक्षेत्रों में विभाजित किया गया है। 3 क्षेत्र होते हैं और 14 उपक्षेत्र होते हैं। कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र हैं, जिसमें से लगभग 4, 4 और 6 में डिवाइड किया गया है 14 को। आइए देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, इसमें क्या क्या आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र जो है इसमें आता है कृषि एवं पशुपालन, वानिकी, खनन और मत्स्य। ये आ गए प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। 4 ऑप्शन यहाँ दिखता है, कृषि एवं पशुपालन, वानिकी, खनन और मत्स्य। द्वितीयक सेकेंडरी वाले में क्या क्या आता है? तो निर्माण, विनिर्माण, विद्युत और गैस एवं जलापूर्ति, ये सेकेंडरी में आ जाते हैं। निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस और जलापूर्ति। तो 4 टाइप के यहाँ से हो गए, 4 टाइप के प्राइमरी में हो गए, 4 4 8 हो गया, यानी 6 टाइप का आएगा तृतीयक में। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्मित वस्तुओं को शामिल किया जाता है, ठीक है। सेकेंडरी टाइप में ही विनिर्मित वस्तुएं शामिल होती हैं। विनिर्माण यहाँ बी वाला ऑप्शन भी शो कर रहा है, ठीक है। तृतीयक क्षेत्र देखेंगे तो तृतीयक क्षेत्र में आता है परिवहन, बीमा, बैंकिंग, भंडारण, व्यापार, सामुदायिक सेवाएं। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कई बार पूछा गया है तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है। सामुदायिक सेवा बहुत बार ऑप्शन में रहा है, ठीक है। तो हल्के में नहीं लेना है, समझते हुए चलना है। टोटल अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 3, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है।
भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक में 4, कृषि एवं पशुपालन, वानिकी, खनन, मत्स्य। द्वितीयक में आता है निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस और जलापूर्ति। और तृतीयक में क्या आता है, तो परिवहन, बीमा, बैंकिंग, भंडारण और व्यापार। सामुदायिक सेवाएं भी इसी में हैं, 6 टाइप का होता है टोटल। अब अगर हम लोग बात करते हैं एक पिरामिड की तरफ से, तो इसे अगर देखा जाए तो पिरामिड में हम लोग समझते हैं जो प्राथमिक क्षेत्र है इसमें लगभग कृषि एवं संबंधित क्षेत्र होता है, 14% इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो उद्योग क्षेत्र है सेकंड, इसमें आते हैं टोटल 30%, ठीक है। लेकिन जो तृतीयक क्षेत्र है जिसमें कई आते हैं, इसमें 56% लोग कवर हो जाते हैं। टोटल 100% इस टाइप से बन जाता है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। तृतीयक क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसमें 56% पार्टिसिपेशन होता है, इसे हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। प्राथमिक और द्वितीयक, जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपनी उपयोगी सेवाएं प्रदान करता है प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र। प्राइमरी और सेकेंडरी जो है वो आपकी ज़रूरतमंद चीज़ों को यहीं आप पा सकते हैं, ठीक है। प्राथमिक और द्वितीयक चीज़ों में आप ज़रूरतमंद चीज़ों को पाएंगे। और अगर हम लोग बात करते हैं उपयोगी सेवाएं कौन प्रदान करता है, तो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र। अब नेक्स्ट अगर हम लोग क्रम वाइज बात करते हैं इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में, तो आइए देखते हैं। 10 स्टेप बाय स्टेप लिखे हुए हैं, 8 टोटल। तो लगभग 60% आबादी किसमें निवास करती है, तो इसी में पिरामिड के आधार पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्डरी है, ठीक है। तकनीकी की कमी होती है, प्रचंड छिपी होती है, मौसमी बेरोजगारी होती है, अत्यधिक जनसंख्या होती है, खेती का छोटा आकार होता है, अशिक्षा होता है और परंपरागत तरीके होते हैं। इसलिए ये थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन कितने हद तक ये जाएगा उसे हम लोग आगे देखते हैं। संगठित क्षेत्र क्या होता है, तो संगठित क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो इसके अंतर्गत वह सभी इकाइयाँ आती हैं जो अपनी आर्थिक क्रियाओं का नियमित लेखांकन करती हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 9 संगठित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। 9% संगठित क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है टोटल अर्थव्यवस्था। जो असंगठित क्षेत्र है इसके अंतर्गत आने वाली सभी इकाइयाँ अपनी आर्थिक क्रियाओं का लेखा जोखा नहीं करती हैं, जैसे पान वाले, चाउमीन वाले, मोमोज वाले आदि, जैसे सब्जी वाले हो गए। ये लोग अपना डेली का डेली लेखा जोखा नहीं कर पाते हैं, ये लोग असंगठित क्षेत्र में आ जाते हैं। लेकिन जो 9% जनसंख्या है जो अपना सब कुछ लेखा जोखा तैयार रखती है, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर के कोई काम है वो लोग अपना सब कुछ कंप्लीट रखते हैं, तो लोग संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण, तो कौन कौन से लक्षण हैं जिसके थ्रू हम फाइनली देख सकते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था को पहचान सकते हैं। तो लक्षण जो पहला है वो निम्न प्रति व्यक्ति आय अगर शो करती है तो वो भारतीय अर्थव्यवस्था है, ठीक है। कृषि की अगर प्रधानता निकलती है तो वो भी भारतीय अर्थव्यवस्था का एक स्रोत है, लक्षण है। धन एवं आय के वितरण में असमानता अक्सर देखने को मिलती है और धन और आय के वितरण में असमानता रहती है, वो भारतीय अर्थव्यवस्था का एक लक्षण है। औद्योगिकरण का अभाव, यहाँ इंडस्ट्रियल एरियाज़ बहुत कम है, ठीक है। पूंजी का अभाव होता है यहाँ पे, ये भी भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। यातायात एवं संचार के संसाधनों में कमी होती है, ये भी भारतीय अर्थव्यवस्था का एक लाचार लक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट गरीबी एवं बेरोजगारी में भी कमी होती है यहाँ पे, और ये सबसे बड़ा मुद्दा उभर के आ रहा है इस समय। 100% पार्टिसिपेशन इसी में रहता है, सभी यूट्यूबर्स इसी पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, गरीबी एवं बेरोजगारी पे। नेक्स्ट जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को पहचानने का, तो वो है असंतुलित आर्थिक विकास। असंतुलित आर्थिक विकास है, लोगों में गरीबता अभी भी व्याप्त है, ठीक है। इसके थ्रू आप फाइनली पहचान सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस टाइप की है, या असंतुलित आर्थिक विकास दिखता है तो वो भारतीय अर्थव्यवस्था का एक लक्षण है। जो 9वां महत्वपूर्ण कारण है वो जनसंख्या एवं अत्यधिक दबाव है। जनसंख्या एवं अत्यधिक दबाव भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, आप पहचान सकते हैं इससे भी। जनसंख्या अधिक है और अत्यधिक दबाव है, प्रेशर भी लोगों का खूब रहता है। जो 10वां महत्वपूर्ण कारण है वो परंपरागत समाज है, ठीक है। इसी के थ्रू लोग अपना जीवन यापन करते हैं, इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो ये थे टोटल भारतीय अर्थव्यवस्था को पहचानने के 10 लक्षण। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।